हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर क्या होते हैं। देखो, आपने आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं सारे के सारे नंबर रियल ही होते हैं, चाहे आपने 2, 3, 2/5, 2/6, -1/3, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? रियल। लेकिन इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता हो उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। एक तरीका तो ये है रियल नंबर को डिफ़ाइन करने का। दूसरा तरीका ये है कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों का कंबाइन क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो अगर हमें रियल नंबर को समझना है तो हमें पहले समझना होगा कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर क्या होंगे। वैसे तो जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, अंडर रूट में हो, बिना अंडर रूट में हो, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। लेकिन उनको समझाने के लिए इनको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। पहला रैशनल, दूसरा इर्रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिन्हों पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर होंगे एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पी और क्यू को इंटीजर होना है और जो क्यू है नीचे वाला पार्ट, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। उन्हें बोलेंगे रैशनल नंबर। और जो रैशनल होंगे वो रियल नंबर ऑटोमेटिकली होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर पार्ट है रियल नंबर का। इर्रैशनल नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर हैं और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, वो हमारे कौन होंगे? इर्रैशनल नंबर होंगे। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि ये रैशनल है ये इर्रैशनल है? तो हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन से पता लगाते हैं कि ये रैशनल है ये इर्रैशनल नंबर है। अब इसके डेसिमल एक्सपेंशन को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन इज़ अ टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। अब इनका मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब समझे, हमने किसी संख्या में लाइक 10 में 20 का डिवाइड दिया, आंसर आया 0.5। यानी जब हम डिवाइड दें तो डेसिमल के बाद का जो आंसर है हमारा, अगर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, 10 डिजिट तक आंसर आ जाए, उसके बाद सवाल रुक जाए, वो कहलाता है टर्मिनेटिंग। जैसे कि 2 में मैंने डिवाइड दिया 5 का, आंसर 0.4 आया। 5 में डिवाइड दिया 125 का, आंसर 0.04 आया। 3 में डिवाइड दिया 50 का, 0.06 आया। डिवाइड देने पे डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो एक जगह जाके रुक जाए, जब टू 5 डेसिमल 10 डेसिमल जाके वो रुक जाता हो, वो कहलाता है डेसिमल टर्मिनेटिंग। डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कंटिन्यू चलता रहे डेसिमल के बाद के नंबर। और रिपीटिंग का मतलब सेम नंबर रिपीट करें। उदाहरण के तौर पे 10 में 3 का डिवाइड दिया, 3.33333 कंटिन्यू चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। बट सेम नंबर आ रहा है इसीलिए वो रिपीटिंग हुआ। 4 में 11 का डिवाइड देते हैं, 0.36363636 चलता रहेगा, कोई एंड ही नहीं होगा इसका। उनको भी हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 1 में 6 का दिया, 0.16666 कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी तरीके से 8 में 7 का डिवाइड दिया, 1.142857 यहाँ तक आया, फिर नंबर रिपीट होना शुरू हो गया, 142857। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये दोनों ही जो पार्ट हैं वो रैशनल के हैं, चाहे वो नंबर इस फॉर्म में आ जाए चाहे इस फॉर्म में आ जाए, दोनों रैशनल नंबर कहलाएंगे और दोनों ही रियल नंबर भी होंगे। अच्छा जी, अब हम पता कैसे लगाएं कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है? जिसका क्यू यानी कि नीचे वाला नंबर के फैक्टर 2 या 2 की कुछ पावर हो, 3, 4, 5, 10, 15 2 की पावर हो, या 5 या 5 की कुछ पावर हो, या 2 और 5, केवल यही दो नंबर उनके फैक्टर होंगे, उनका डेसिमल हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। अगर किसी का क्यू के फैक्टर 2 और 5 के अलावा मान लो 3 भी हो जाता है या 7 भी हो जाता है, तो उसके डेसिमल
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 20 है, 20 का हमने फैक्टर किया 2 × 2 × 5, तो फैक्टर केवल 2 या 2 5 आ रहा है। नीचे 5 है, 5 का फैक्टर तो 5 ही होता है। 125 के फैक्टर किए 5 × 5 × 5, 50 के किए 2 × 5 × 5 × 5। तो यानी कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे उनके क्यू का अगर हम फैक्टर करते हैं तो केवल 2 और 5 आता है, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन जैसे कि जितने भी नंबर दे रखे हैं, ठीक है, जैसे मान लो 6 ही है, अगर मैं 6 के फैक्टर करता हूँ तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 गुणा में 3, 2 आ रहा है, ठीक बात है, लेकिन 3 भी आ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो डेसिमल होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 1/14 है, ठीक है, 14 के अगर फैक्टर करें 2 गुणा में 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो सकता था, लेकिन 7 आ गया, अब नहीं हो सकता, अब ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो हमारा हो गया 30 हो गया 1/30। अब 30 के हम फैक्टर करें तो कितना आता है, 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, तो होती है 6, 6 5 30, 2 आ रहा है 5 आ रहा है। अगर केवल ये 2 नंबर होते तब तो वो टर्मिनेटिंग होता, लेकिन 3 आ गया, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आप 2 और 5 के फैक्टर को देख के पता लगा पाओगे कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। जिनके फैक्टर केवल 2 और केवल 5 है, या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो, सिर्फ ये 2 ही हो, इनके अलावा कोई तीसरा ना हो, तब तो वो टर्मिनेटिंग। इनके अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाता है, चाहे वो 3 हो 7 हो 11 हो 13 हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। तो आपको ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर हो गए होंगे। टर्मिनेटिंग में क्यू की पावर या तो 2 या 2 की कुछ पावर, 5 या 5 की कुछ पावर, या दोनों हो, तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। फिर अगली कैटेगरी आती है हमारी इरेशनल नंबर की। अब इरेशनल नंबर को हम कैसे पहचान करें, तो इसी का आंसर भी लिखा हुआ है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, या नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं, उन नंबरों को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। आसान शब्दों में कहा जाए तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं करते बट कंटिन्यू चलते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1.80, 800, 800 और ये प्रोसीजर चलता रहे, या फिर 1.12, 123, 1234, 12345, ये प्रोसीजर चलता रहे, नंबर सेम रिपीट नहीं कर रहे हों और नंबर कंटिन्यू चलते रहें, ऐसे नंबर किस कैटेगरी में आते हैं, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। इसके और भी एग्जांपल है, ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं वो भी समझ ले पहले। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 4 का रूट किया 2 आया, 9 का किया 3, 16 का किया 4, 25 का किया 5, 36 का किया 6, 49 का किया 7, यानी वो नंबर जिसका अंडर रूट सॉल्व करने पे एक नॉर्मल नंबर आ जाता है वो कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये नंबर भी रैशनल का पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर का, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, क्योंकि इनको p/q के फॉर्म में आराम से लिखा जा सकता है, ठीक है, ये रैशनल होते हैं। और बाकी जितने बचे ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि 4 को छोड़कर 3 हो गया, 2 हो गया, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो उनका अगर अंडर रूट करें तो वो सारे के सारे इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 का अंडर रूट निकालते हैं तो पॉइंट के बाद सारे नंबर डिफरेंट आते हैं, 1.4142, सारे नंबर अलग अलग आते हैं। चाहे आप कैलकुलेटर में ट्राई कर लें चाहे कंप्यूटर में ट्राई कर लें, सारे नंबर अलग अलग वो चलते रहेंगे। कंप्यूटर या कैलकुलेटर की डिस्प्ले छोटी पड़ जाती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखो 2 का अंडर रूट है, ये कैलकुलेटर है, आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। जैसे 2 है,
2 का अगर मैं अंडर रूट निकालता हूँ कितना है 1.4114135623 सारे नंबर अलग अलग हैं। ये तो इस कैलकुलेटर की डिस्प्ले छोटी है, अगर और बड़ी होती तो आंसर और कंटिन्यू चलता रहता। 3 का अगर अंडर रूट निकालते हैं 1.7320508076 सारे नंबर अलग अलग हैं। तो जिनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता रहे, नॉन रिपीटिंग मतलब सेम नंबर रिपीट ना करे, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो नंबर होंगे वो कौन कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर? तो आपको ये बात क्लियर होगी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, यानी कि कुछ एग्जांपल मैंने डाले थे, वो सारे रैशनल का पार्ट होंगे, और ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर इरेशनल। ध्यान रहे पाई भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू को हम जब सॉल्व करते समय लेते हैं ना 3.14 या 22/7, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। एस्टिमेटेड का मतलब हमने मान लिया है कि वो इसके बराबर है, एक्चुअल में वो इसके बराबर नहीं है। पाई की वैल्यू को सॉल्व अभी तक मतलब इसको मिलियन तक भी सॉल्व करें ना, तब भी इसके डिजिट ख़त्म नहीं होते। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए इसको इरेशनल नंबर ही कहते हैं। तो आपको रैशनल इरेशनल नंबर एकदम क्लियर हो गया होगा, और इन्हीं दोनों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे पार्ट को नोट कर लें। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में और आगे पढ़ते हैं हम। देखो ज़रा, मैंने अभी आपको बताया कि रैशनल नंबर जो होते हैं उनको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल का सिंबल Q, इरेशनल का P। रैशनल में देखो मैंने कुछ एग्जांपल डाले हैं, -5, +5, -7/3, 2/3, 0, -1, 5/3, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि √4, √9, √25, ये सारे नंबर, इनका अगर रूट सॉल्व करें नॉर्मल नंबर आ जाता है। रैशनल ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रैशनल है। अब रैशनल को फिर 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। पहला, अब इसमें जो फ्रैक्शन वाले नंबर है ना उनको अलग कर दिया मैंने, बिना फ्रैक्शन वालों को अलग कर दिया। तो ये तो फ्रैक्शन पार्ट हो गया, ठीक है। बिना फ्रैक्शन वाले अब या तो माइनस के होंगे या प्लस के होंगे। तो -∞ से लेके +∞ इनके बीच के सारे नंबर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके +∞ तक, इन सभी नंबरों को हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक, जिसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन इंटीजर को भी हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी जो 0 के राइट साइड में, 0, 1, 2, 3 से लेके +∞ तक, और दूसरी कैटेगरी जो 0 के लेफ्ट में है, -1, -2, -3 से लेके -∞, इनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। इन सब को बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इन पॉजिटिव इंटीजर को हम होल नंबर भी कहेंगे, जो कि W को रिप्रेजेंट करता है। 0, 1, 2, 3 से लेके +∞ तक, ये हमारे सारे कौन होते हैं? होल नंबर। अब होल नंबर को फिर 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। इसमें से 0 अलग कर दें, बाकी 1 से लेके इन्फिनिटी तक के जितने नंबर हैं इन सभी नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को फिर 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। पहला इवन नंबर, दूसरा ऑड नंबर। इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जिनमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, 2, 4, 6, 8, 10 से लेके इन्फिनिटी तक। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 से लेके इन्फिनिटी तक, उन्हें कहते हैं हम ऑड नंबर। ठीक है, अब इवन नंबर को फिर 2 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर या तो वो खुद होते हैं या केवल एक होता है, उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसा भी कह सकते हैं ऐसे नंबर जिसमें केवल 2 ही डिजिट का डिवाइड जाता है, या तो खुद का या 1 का, जैसे कि 2 में या तो 2 का डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। इकलौता 2 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम के अंदर भी आता है और इवन नंबर में भी आता है, दोनों के अंदर आता है, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनमें 2 से ज़्यादा डिजिट का डिवाइड चला जाता हो,
जैसे कि 8, 8 में 8 का डिवाइड चला जाएगा, 1 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा। मतलब जिनमें 2 से ज़्यादा नंबरों का डिवाइड चला जाए ऐसे नंबरों को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। 10 है, 2 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा, 1 का भी चला जाएगा। तो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उन्हें कहेंगे कंपोजिट नंबर। अब जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर को फिर 3 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। पहला नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी कि इकलौता 1 ऐसा नंबर है जिसको ना तो प्राइम की कैटेगरी में गिना जाता ना कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में गिना जाता। फिर प्राइम नंबर, बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड में ही मिलते हैं। 3, 5, 7, 11, 13 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारे प्राइम नंबर हैं और ऑड नंबर भी हैं। इनमें केवल या तो अपने ही नंबर का डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा, जैसे कि 11, 13, 17, 19 ये सारे नंबर। इनको छोड़कर बाकी जो बचते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर, जैसे कि 9, 15, 21 ये नंबर ऐसे हैं जिसमें अपने भी नंबर का डिवाइड चला जाएगा और 1 का भी चलाएगा और इसके अलावा किसी और का भी चला जाएगा। जैसे कि 9, 9 में 9 का भी डिवाइड जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, तो कंपोजिट हुआ। ठीक है, अब हमारा जो पूरा चैप्टर चल रहा है ना वो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर पे चल रहा है, क्योंकि इसमें हमें प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो पहले हम प्राइम नंबर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मेरी लेफ़्ट साइड में है प्राइम नंबर और राइट में है कंपोजिट नंबर। देखो अगर आप प्राइम नंबर को दिमाग में बैठा लेते हैं तो इनको छोड़कर बाकी जितनी गिनती बचती है वो सारी कंपोजिट की होती है। तो कंपोजिट याद रखना ज़्यादा मुश्किल है बजाय प्राइम के। आप प्राइम को दिमाग में रखें क्योंकि प्राइम कंपोजिट के मुकाबले में कम होते हैं। नॉर्मल हमारी जो गिनती होती है वो 1 से शुरू होती है। अब एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है, तो 1 को छोड़ो। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट में जाएगा, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है, 7 इसमें, तो 8, 9 इसमें, 10 इसमें, 11 इसमें, 12 इसमें, 13 इसमें। यानी कि ये वो नंबर हैं जिनमें केवल और केवल या तो खुद का डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 100-150 तक तो लर्न होने ही चाहिए। वैसे मैंने 353 तक नोट कर रखे हैं, आप कम से कम 100-150 तक तो लर्न कर ही लें। क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं ना तब हमारा सवाल अटक जाता है, जैसे कि 97। अब हम सोचते हैं 97 में किसका डिवाइड जाएगा, किसका डिवाइड जाएगा। अगर हमें पता होता है कि प्राइम नंबर है तो 97 में केवल 97 का जाएगा। इसीलिए हमारे क्वेश्चन में फैक्टर करते समय हमें प्रॉब्लम कम से कम होगी अगर हम प्राइम नंबर को लर्न कर लेते हैं तो आप दिमाग में जितने ज़्यादा प्राइम नंबर लर्न रख सकते हैं उतने लर्न कर लें। ठीक है, प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी जो नंबर बचेंगे वो हमारे होंगे कंपोजिट नंबर। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। इस थ्योरम में बताया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर इन अ वन एंड ओनली वन वे। यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर मैंने आपको भी बताया उन सभी नंबरों को फैक्टराइज करके हम एज अ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो उनका सॉल्यूशन होगा वो केवल और केवल एक यूनिक सॉल्यूशन ही होगा और उनका जो मर्जी ऑर्डर आ जाए, मतलब आगे पीछे की होके भी आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 512 है, इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसके लास्ट में 2 आ रहा है, 2 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड दिया 256, इसके लास्ट में 6 आ रहा है। देखो मैं आपको थोड़ा सा रूल बता दूं, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आते हैं उसमें 2 का डिवाइड इजीली चला जाता है। 3 का रूल होता है नंबरों को ऐड करके चेक करो। जैसे मान लो कोई नंबर है 346, चेक करना है 3 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, ऐड कर लो। 4, 3, 7, 7 और 6 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता, 3 का नहीं जाएगा। वहीं पर अगर नंबर होता है जैसे कि 2, 6, 8 और 1, चेक करना है 3 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। 6, 2, 8, 1, 9, 9 3 की टेबल में आता है, 3 का डिवाइड चला जाएगा। फिर बात आती है 5 की, जिसके लास्ट में 0 और 5 मिल जाए उसमें 5 का डिवाइड चला जाएगा। तो अगर आप 2, 3 और 5 का भी लर्न रख लेते हो दिमाग में तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैक्टर में 2, 3, 5 ही होगा। बाकी इसके अलावा 7 हो गया
11 हो गया, 13 हो गया, ये तो आपको डिवाइड करके ही देखने पड़ेंगे कि इस नंबर में डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे 6 आ रहा है, 2 का डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड दिया 128, पीछे 8 आ रहा है, फिर 2 का डिवाइड जाएगा 64, पीछे 4 आ रहा है, फिर 2 का डिवाइड जाएगा 32, फिर 2 आ रहा है, 2 का डिवाइड जाएगा 16, फिर 2 का जाएगा 8, 2 का जाएगा 4, 2 का जाएगा 2। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर 2 9 बार आया। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 512 का 2 की पावर 9। वहीं पर अगर मैं 286 के फैक्टर करूँ, 2 गुणा 11 गुणा 13, तीनों ही कौन है, प्राइम नंबर ही तो हैं। 735 के अगर हम फैक्टर करते हैं, इसमें पीछे देखो 5 आ रहा है, मतलब 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। ऐड करके चेक करो, 5 3 8, 8 7 15, 15 3 की टेबल में आता है, 3 का डिवाइड चला जाएगा, 3 का डिवाइड दिया 245। अब ऐड करोगे 5 4 9 2 11, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 5 का डिवाइड दिया 49, इसमें 7 का जाता है 7, फिर 7 का डिवाइड दिया 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, क्योंकि 7 कितनी बार आया यहाँ पे, 2 बार आया। आप 7 इंटू 7 भी ले सकते हो या 7 की पावर 2 भी लिख सकते हो 1001 में। अब इसमें ना 2 का 3, ना 2 का जा रहा है, ना 3 का, ना 5 का, बाकी आगे बचता है 7। 7 का इसमें डिवाइड दिया चला गया 143, 7 का दिया नहीं गया। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन है, हाँ अगला 11, 11 का दिया चला गया, 13 आया, 13 में 13 का ही जाएगा, 1 आया। ठीक है, तो यानी कि इसके फैक्टर हो गए 7 इंटू 11 इंटू 13। अगर हम इनको आगे पीछे करके लिख भी दें तब भी सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले 13 आ जाए, फिर 7 आ जाए, फिर 11 आ जाए। क्लियर, तो ये इनके होते हैं प्राइम फैक्टर। ये 1001, 735, 512, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं जिनके फैक्टर हो रहे हैं, और जो फैक्टरों के आंसर आते हैं वो एज अ प्राइम फैक्टर में ही निकल के आते हैं। ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में बताया गया है। फिर इसी थ्योरम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला आता है HCF, दूसरा होता है LCM। ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, पहले ही हम समझ लेते हैं HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट, देखो नाम जो है इनका, काम उनका जस्ट उल्टा है। नाम लिस्ट है बट काम करेंगे इसमें हाईएस्ट वाला, नाम हाईएस्ट है काम करेंगे लोएस्ट वाला। कैसे करेंगे देखो, अब HCF में हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर हमें दिया जाता है, HCF इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी दो नंबरों का अगर हमें HCF निकालना है तो उनके जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी लीस्ट पावर हमें देखनी होती है। देखो नाम हाईएस्ट आ रहा है और पावर क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट। जबकि LCM में क्या है, नाम तो लिस्ट आ रहा है, लिस्ट का मतलब कम से कम, जबकि काम क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट। यहाँ क्या रहा है, LCM जो है वो प्रोडक्ट है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच ऑफ प्राइम फैक्टर। दो नंबरों का जो प्राइम फैक्टर है उसकी कॉमन जो नंबर है उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। ठीक है, ऑफ द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर में गिवन होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 240 एंड 360, इसके फैक्टर करें, 2 का डिवाइड दिया 120, 2 का डिवाइड दिया 60, इस तरीके से फैक्टर कर लिए हमने। इसी तरीके से 360 के भी फैक्टर कर लिए। करने के बाद में 240 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, 3 एक बार आया, 5 का 5, 360 के फैक्टर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 का 5। अब HCF में कॉमन होना ज़रूरी है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म में क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन होगा उसी की ही हमें पावर चेक करनी है, जो कॉमन नहीं है उसकी पावर चेक नहीं करनी है। दोनों में कॉमन कौन है, 2, 2 लिखा, दोनों की पावर लेनी है लीस्ट। नाम हाईएस्ट होता है इसका, नाम हाईएस्ट होता है, पावर क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट। तो 2 की पावर 4 और 3 में स्मॉलेस्ट कौन हुई, 3, दोनों में 3 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर इसकी कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसकी 2 है, तो दोनों में लोवेस्ट कौन नहीं है, 1। 5 की पावर 1, इसकी 1, तो ये दोनों बराबर ही हैं तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। बट ध्यान रहे दोनों में कॉमन होना ज़रूरी है, केवल और केवल कॉमन पार्ट को ही हम लेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 5 मल्टीप्लाई किया 120 निकल के आ गया। LCM में क्या होता है, जो नंबर कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर लेनी है, लेकिन जो नंबर कॉमन नहीं है
वो भी मल्टीप्लाई में लेना है। वैसे तो कोइंसिडेंटली यहाँ तो तीनों ही नंबर कॉमन है, तो तीनों में हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 4 लिखा। 3 की हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, इसकी 2 है, 2 ली। इसकी पावर 1 है, 1 है, तो हाईएस्ट इसकी 1 ही मानी जाएगी। 2 को 2 से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16, 3 को 3 से किया 9, 5 का 5, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को 720 आएगा। ठीक है, तो ये हमने एलसीएम और एचसीएफ इसका इस तरीके से निकालेंगे। ये एचसीएफ में कॉमन नंबर की लिस्ट पावर, एलसीएम में कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर, लेकिन जो नंबर कॉमन नहीं है वो भी हमें एलसीएम में लेना होता है। क्लियर। अब बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, यानी कि अगर दो नंबरों का हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो उन्हें क्या रिलेशन होगा। एचसीएफ इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर। देखो कोई भी दो नंबरों का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है, यानी एलसीएम में अगर हम एचसीएफ का डिवाइड दें तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम वापस वही पिछले वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 240 और 360, ये हमारे दो नंबर है, मान लो ये ए है और ये बी है। इन दोनों का हमने एचसीएफ निकाला था 120, एलसीएम निकाला था 720। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एचसीएफ का एलसीएम में पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो 720 में अगर 120 का डिवाइड देता हूँ, 0 से 0 गया, 12 6 72, 6 आया, डिवाइड चला गया, तो हम कह सकते हैं 120 इज़ ए फैक्टर ऑफ 720। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 140 एंड 120 दो नंबर है। 140 के हमने फैक्टर करे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 120 करे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इनके फैक्टर आ गए। 140 के फैक्टर है 2 2 बार आया, 2 की पावर 2, 5 आया, 5 लिखा, 7 का 7। 120 में 2 आया 3 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार। एचसीएफ निकालना है तो कॉमन पार्ट देखना होगा, दोनों में 2 है, 2 की लीस्ट पावर 2 है, 2 लिखा। दोनों में 5 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 5 ही लेंगे। 7 इसमें 3 है, कॉमन नहीं है तो नहीं लेना। एचसीएफ में जो पार्ट कॉमन नहीं आता उसे नहीं लेना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 5 से 20। एलसीएम में जो दोनों में कॉमन उसकी तो हाईएस्ट पावर, दोनों में 2 कॉमन है, 2 लिखा, उसकी हाईएस्ट पावर 3। दोनों में 5 कॉमन है, 5 लिखा, लेकिन 3 और 7 कॉमन है फिर भी उनको लेना है। 3 इंटू 7 सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 840। एलसीएम आ गया और एचसीएफ भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई। अब 840 में 20 का डिवाइड चला जाता है तो सब उससे साबित हो जाएगा कि एचसीएफ इसका कौन होता है, फैक्टर। तो 840 में 20 का डिवाइड दिया, 42 का डिवाइड चला गया, तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ इज़ अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, क्योंकि इसमें इसका पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। अगला रूल है, इफ़ ए एंड बी आर टू नंबर, ए और बी कोई दो नंबर है, उन दोनों का जो एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने फिर वही पुराना वाला एग्जांपल लिया, 240 एंड 360, दोनों का इसका है एलसीएम 720, एचसीएफ है 120। तो हमने जो रूल बताया वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा ए इंटू बी। एलसीएम है 720, एचसीएफ है 120, ए हमारा 240, बी हमारा 360, मल्टीप्लाई किया 86,400, इनको मल्टीप्लाई किया 86,400, दोनों आपस में क्या रहे, बराबर ही रहे। क्लियर। तो आप इसी वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। इसी चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि 140 एंड 120, वही वाला पीछे वाला एग्जांपल है। दोनों का हमने क्या लिया, एलसीएम 840 आया, एचसीएफ 20 आया, दोनों का एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर दोनों नंबरों को करेंगे, 16,800 बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या एक रूल है। अब बात करेंगे थोड़ा सा रैशनल और इरेशनल के बारे में। सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ अ इरेशनल। अगर दो नंबर हमारे पास अवेलेबल हों जिनमें से एक रैशनल हो एक इरेशनल हो, मैं आपको बहुत क्लियरली समझा चुका हूँ कि रैशनल क्या होते हैं इरेशनल क्या होते हैं। तो उन दोनों नंबरों को अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो जो उनका आउटपुट आएगा वो भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इरेशनल नंबर और रैशनल दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या देगा, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे √3 और 2
जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और अंडर रूट में है वो रैशनल नंबर होंगे सारे के सारे। 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो दोनों को ऐड करने पे देखो बिना अंडर रूट वाले के साथ कभी प्लस नहीं हो सकता, उनको बस एक साथ मिला के लिख देंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट को पूरे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। अगर ये तो था प्लस, माइनस आ जाए तब भी सेम स्टेटमेंट होगी। और ये बात भी ध्यान रहे, अगर इनको आगे पीछे कर दे तब भी हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी वो इरेशनल नंबर ही रहेगा। 3 एक रैशनल है, अंडर रूट 2 इरेशनल है। माइनस किया तो देखो माइनस तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये बिना अंडर रूट में, ये अंडर रूट में है, बस तो इनको साथ में लिख देंगे। तो यानी कि जो आउटपुट आया इसे भी हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर ही कहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज़ अ इरेशनल। कहने का मतलब है अगर हम रैशनल और एक इरेशनल नंबर दोनों का प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें तो जो आउटपुट मिलेगा वो भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 3 एक रैशनल नंबर है, अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो देखो वैसे मल्टीप्लाई तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा या अंडर रूट 6 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अंडर रूट वाला नंबर अंडर रूट वाले से ही मल्टीप्लाई हो सकता है एंड बिना अंडर रूट वाला नंबर बिना अंडर रूट वाले से ही मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, सिंपली बस एक साथ मिला के लिख देंगे 3 अंडर रूट 2। तो जो आउटपुट मिला ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। और जैसे कि डिवाइड करते हैं, 2 एक रैशनल है, अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। तो जो आउटपुट मिला दोनों को मिलाने से वो क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि 2 अकेला था रैशनल कहलाएगा, अंडर रूट 3 एक अकेला था इरेशनल कहलाएगा, बट दोनों को एज अ फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया डिविजिबिलिटी में। तो जो ये रिजल्ट निकला है ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। वहीं पर अगर आप इसका उल्टा कर दो, अंडर रूट 3 को ऊपर रख दो, 5 को नीचे रख दो, तो अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, 5 रैशनल नंबर है। तो जो ये आउटपुट मिला ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर। देखो स्टूडेंट, चैप्टर 1 के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट को होती है वो यही होती है कि किस क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना है, किस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है। हमारे सामने क्या होती है, वर्ड प्रॉब्लम होती है और उसे पढ़ के हमें बताना होता है कि एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन वो ये है कि रूल नंबर 1 को और रूल नंबर 2 को, 2 रूल को हम फॉलो करेंगे इसके लिए। रूल नंबर 1 है कि हमें एलसीएम कब निकालना है, व्हेन आंसर इज़ अ ग्रेटर दैन गिवन डाटा और नंबर। यानी कि जो क्वेश्चन में हमें निकालने वाला आंसर है, ठीक है, हमें थोड़ा एस्टिमेट करना है, गेस करना है कि जो आंसर होगा क्वेश्चन में कोई ना कोई नंबर हमें ज़रूर दिए जाएंगे ऐसे सवाल में। अगर उन नंबरों से मेरा आंसर बड़ा बनने वाला है तो उस सिचुएशन में हमें एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कब निकालना है, जब जो मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है, चाहे वो कितना भी आए, 2 15 20 25, बस गैस करना में कि वो जो आंसर होगा वो दिए गए नंबर से अगर छोटा आता है तो हमें एचसीएफ निकालना होगा। एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, 2 टैंकर कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर कैरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली। हमारे पास 2 टैंकर हैं। टैंकर नंबर 1 जिसमें 850 लीटर कैरोसिन ऑयल भरा हुआ है, दूसरा टैंकर है जिसमें 680 लीटर कैरोसिन भरा हुआ है, ठीक है। ये तो हमारा गिवन डाटा हो गया जो हमें क्वेश्चन में हर बार दिया जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। हमें एक ऐसा दूसरा बर्तन तैयार करना है, इस तरीके का बर्तन, ताकि हम इन दोनों को पूरा पूरा नाप लें। बोथ ऑफ द टैंकर व्हेन यूज्ड एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ टाइम। इस एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जब हम इसमें से नापना शुरू करें, ठीक है, तो चाहे हम इसको 5 बारी में नापें, 2 बारी में नापें, 3 बारी में नापें, तो इसमें बर्तन का कुछ हिस्सा पोर्शन बचना नहीं चाहिए। जैसे मान लो मैं इसको 2 बारी में खाली करता हूँ, ठीक है, या मैं 3 बारी में खाली करता हूँ, तो खाली करने पे आखिरी में कुछ इतना पोर्शन नहीं बचना चाहिए कि आखिरी में आगे इतना सा तेल हमारा बच गया बर्तन के अंदर, नहीं, पूरा पूरा खाली हो जाए। और दोनों के लिए सेम बर्तन ही यूज़ करना है। अब जो भी बर्तन होगा, अब देखो अगर मान लो मैं 680 लीटर का बर्तन बनाता हूँ और नापूंगा, चलो इसको तो नाप दूंगा, इसको तो नहीं नाप पाऊँगा क्योंकि नापूंगा तो इसमें कुछ ना कुछ तेल बच जाएगा। तो मेरे को जो नंबर लेना होगा वो इन दोनों से छोटा बर्तन ही लेना होगा, ताकि इन दोनों को बराबर, चाहे इसको 3 बारी में खाली करें, 4 में करें, 5 में करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक बारी में पूरा पूरा खाली हो जाना चाहिए। 1 से 2 3 4 जितनी बारी में हो पूरा पूरा खाली होना चाहिए।
तो जो हमारा बर्तन बनेगा वो डेफिनेटली इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। जब हमारा आंसर इन दोनों नंबरों से छोटा होगा तो क्या निकालेंगे, HCF। तो इस सिचुएशन के अंदर पहले आपको इन्फॉर्मेशन लिख देनी है कि हमारे पास जो ऑयल है टैंकर में वो कितना है, 850 लीटर, 680 लीटर। हमें उस बर्तन की कैपेसिटी बतानी है जो इनको एग्जैक्ट टाइम ऑफ मेजरमेंट कर ले। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें क्या निकालेंगे, HCF 850 एंड 680 का। इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, दोनों का फैक्टर करेंगे। 850 का हमने फैक्टर किया 2, 5 की पावर 2 17 आया। 680 का हमने फैक्टर किया 2 की पावर 3 5 आया, 17 आया। ठीक है, तो HCF का रूल मैंने क्या बताया, दोनों में कॉमन नंबर हो, 2 है, उसकी लोएस्ट पावर, इसकी 1 है इसकी 3 है तो लोएस्ट 1 हुई। दोनों में 5 है, 2 है इसकी 1 है तो लोएस्ट 1 हुई। 17 है, 1 है 1 है तो 1 ही ले लेंगे। मल्टीप्लाई किया 170 लीटर, यानी हम जो बर्तन बनाएंगे ना वो 170 लीटर का होगा। अब 170 लीटर का होने से क्या बेनिफिट होगा, जैसे 850 लीटर वाले टैंकर को खाली करेगा ये, तो कुल मिला के 5 बारी में खाली कर देगा। एक बार भरेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बारी में पूरा टैंकर खाली। 680 लीटर वाले के लिए डिवाइड दिया, इसके लिए 4 बार में, 1 2 3 4, 4 बारी में इसको पूरा खाली कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको गैस करना होता क्वेश्चन को। अब जैसे कि हमारा अगला एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे इसके लिए। इसमें क्या बोला गया, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सनस स्टेप ऑफ टुगेदर। मॉर्निंग वॉक के ऊपर 3 अलग अलग लोग हैं जो चलना शुरू करते हैं। देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in a complete step? कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमारा कोई ट्रैक बना हुआ है, ट्रैक पे हैं 3 लोग, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इनकी जो फुट स्टेप है, इनकी जो चलने की जो लेंथ है वो अलग अलग है। पहला फुट स्टेप लेता है 80 सेंटीमीटर का, दूसरा बंदा लेता है 85 का और तीसरा बंदा लेता है 90 सेंटीमीटर का। एक साथ चलना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा सो दैट ऑल कैन कवर सेम डिस्टेंस, यानी हर एक आदमी उतना डिस्टेंस कवर करके एक ही जगह पे पहुंच जाए। मान लो वो यहाँ पहुंच जाते हैं। अब जो स्टेप, जिनकी स्टेप की जो लेंथ है वो छोटी है, वो ज़्यादा स्टेप लेगा। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 में पहुंच जाता है। इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी है, मान लो वो 12 में पहुंच जाएगा। इसकी थोड़ी और बड़ी है, मान लो वो 11 स्टेप में पहुंच जाएगा। एक सेम पॉइंट में पहुंचना है, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा कितना होगा। अब जो डिस्टेंस हमने निकालना है, ठीक है, वो इन तीनों डिजिट के नंबर से डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मान लो एक स्टेप में ये इतनी लेंथ पार करते हैं, 5 10 15 जितने में स्टेप चलेंगे, तो 5 स्टेप भी चले तो डेफिनेटली इन तीनों नंबर से तो बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर डेफिनेटली इन तीनों से क्या आ रहा है निकल के, बड़ा। और जब मैंने बोला अगर बड़ा आता है तो हमें क्या निकालना होता है, LCM। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले लेंथ ऑफ द स्टेप, पहले पर्सन की, दूसरे की, तीसरे की लिख दी। हमें क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, हर एक आदमी कितना वॉक करेगा। इसके लिए निकालेंगे LCM किसका, 80 85 एंड 90 का। तो यहाँ मैंने LCM निकालने के लिए तीनों के फैक्टर किए, 80 के फैक्टर किए, 85 के, 90 के। तो 80 के फैक्टर करने पे 2 कितनी बार आया, 4 बार, फिर 5 लिखा, यहाँ तो 5 और 17 आया। इसके फैक्टर करे 2, 3 की पावर 2 5 आया। पहले देखेंगे कॉमन पार्ट, तीनों में कॉमन कितना आ रहा है, 2, इसमें नहीं है, 2 और 2, इसकी हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 लिखा, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 लिखी, 3 की पावर 2 वो लिखा, 17 का 17, जो कॉमन नहीं वो भी लेना होता है। 2 को 2 से 4 बार गुणा करेंगे 16, 5 3 को 3 से क्या 9 17, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12,240। यानी इन तीनों को 12,240 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखो ये जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली इन तीनों नंबर से बड़ा है, तो मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ गेस करना है कि जो आंसर है तीनों डिजिट से बड़ा है छोटा, बड़ा है तो LCM, छोटा है तो HCF निकालेंगे। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल नोट कर रखा है यहाँ पे, इसमें क्या बोला गया है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ
स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, खेल का मैदान टाइप में है, जो कि सर्कुलर पाथ है बना हुआ उसके चारों तरफ। सोनिया 18 मिनट लेती है उसका एक चक्कर लगाने में ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक 12 मिनट, जबकि रवि लेता है 12 मिनट फॉर द सेम, उसी डिस्टेंस के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे चलना शुरू करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वे दोबारा कब मिलेंगे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे। देखो ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया। यहाँ पे दो जने हैं, पहला है रवि, दूसरी है सोनिया। ठीक है, जो सोनिया है वो लेती है 18 मिनट और रवि है वो लेता है 12 मिनट। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लो कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में वो इस तरीके से राउंड सर्कल लगाने में वो लगे हुए हैं। अब मान लो दोनों चलना शुरू कर देते हैं। अब पहला चक्कर लगाएंगे, डेफिनेटली ये आगे पीछे हो जाएंगे क्योंकि ये तेज़ चल रहा है, धीरे चल रही है। दूसरा चक्कर लगाएंगे या तीसरा चौथा, जितने मर्जी चक्कर लगाएं, लेकिन ये मिलने चाहिए इसी पॉइंट पर ही। ठीक है, अगर मान लो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 2 चक्कर भी लगाते हैं, अब 2 चक्कर भी लगाएंगे तो 12-18 मिनट से तो ज़्यादा टाइम ही हो जाएगा। 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। तो जो आंसर होगा वो डेफिनेटली इन दोनों टाइम से क्या हो जाएगा, बड़ा। और जब भी बड़ा होगा हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने लिखा सोनिया हर समय लेती है 18 मिनट, रवि लेता है 12 मिनट। दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर वे एक साथ चलना शुरू करते हैं तो इन दोनों के लिए हम क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 18 के फैक्टर किए 2 गुणा 3 की पावर 2, 12 का किया 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 की पावर 2, 3। एलसीएम के लिए जो 2 नंबर दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 की पावर 2, क्योंकि हाइस्ट लेते हैं एलसीएम में। 3 भी कॉमन है, 3 की हाइस्ट पावर कितनी है, 2। 2 को 2 से किया 4, 3 को 3 से किया 9, 9 4 जा 36 मिनट, यानी कि दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। अब समझो 36 मिनट का क्या लॉजिक हुआ, रवि को एक चक्कर 12 मिनट में लगाता तो यानी रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा, रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा। और वहीं पर जो सोनिया है वो 18 मिनट में चक्कर लगा रही है, वो 2 चक्कर लगा चुकी होगी। तो यानी कि जब पहला राउंड रवि ने लगाया, दूसरा लगाया और तीसरा लगाया, वो यहाँ पहुँच चुका होगा 36 मिनट में। सोनिया पहला चक्कर 18 मिनट में लगा के यहाँ पहुँची, दूसरा चक्कर 36 मिनट में पहुँची। तो यानी कि 36 मिनट वो एक ऐसा एग्जैक्टली पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों वो एक साथ मिलेंगे। क्लियर, इस तरीके से बस हमें छोटा बड़ा ये 2 नंबर गैस करने हैं, उससे पता देना है कि एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा। क्लियर, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। एक आखिरी एग्जांपल लेके और समझ लेते हैं इसे। देखो ज़रा, द लेंथ एंड ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर, 12 मीटर एंड 20 मीटर। एक कमरे की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो 8, 12 और 20 मीटर दे रखी है। कमरा बेसिकली हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, 8 मीटर, ये 12 मीटर और ये 20 मीटर है। क्वेश्चन बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, एक ऐसी रोड की लंबाई बतानी है दैट कैन बी मेजर 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, यानी इनको पूरा वो मेजरमेंट कर दे। ठीक है, मान लो ये 8 मीटर हो गया, ये हमारा 12 मीटर हो गया और तीसरी डायमेंशन कितनी है, 20 मीटर है। और रोड हमें एक ही इस्तेमाल करनी है और तीनों को नाप दे। अगर मान लो छोटी से छोटी रोड 8 मीटर है, 8 मीटर की लेते हैं, इसको तो चलो एक बारी में नाप के ख़त्म कर दिया। इसको नापेगी तो 8 मीटर, 4 मीटर बच जाएगा। इसको नापेगी 8 दूनी 16, फिर 4 मीटर बच जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हमें जो रोड है थोड़ी और छोटी ले लेते हैं। ठीक है, मान लो 4 मीटर की या 3 मीटर, 2 मीटर जितने की भी होगी ले लेते हैं। मान लो 4 मीटर की ले ली, इसको नाप दिया 2 बारी में, इसको 3 बारी में नाप दिया, इसको 4-5 बारी में नाप दिया। तो यानी कि जो भी रोड होगी वो हमें क्या लेनी पड़ेगी, इन तीनों से नंबरों से छोटी लेनी पड़ेगी। और जब भी हमें काम गिवन डाटा से छोटा लेना पड़ता है तो हमें क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो तीनों नंबरों से पहले लेंथ ब्रेथ लिख दी, हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, एचसीएफ 8, 12 और 20 का। एचसीएफ निकालने के लिए तीनों का फैक्टर किया हमने, 2 का फैक्टर किया 2 की पावर 3, 12 का किया 2 की पावर 2 गुणा 3, 20 का किया 2 की पावर 2 गुणा 5। तीनों में देखो 2 कॉमन है, 2 लिखा, लोएस्ट पावर 2 है, 3 और 2 के मुकाबले 2 लिखी,
और तो कुछ कॉमन है नहीं, 2 दूनी 4। तो यानी कि जो रोड की लंबाई होगी वो 4 मीटर की होगी। 4 मीटर में इसको 2 बारी में करके नाप दिया जाएगा, 4 4 4। इसको 3 बारी में नाप दिया जाएगा, इसको 1 2 3 4 5, इसको 5 बारी में, ठीक है, पूरा पूरा नाप दिया जाएगा। इस तरीके से हम पता लगाएंगे कि कब हमें एलसीएम निकालना है और कब हमें एचसीएफ निकालना है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें।